हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की क्लास ला रखी है हमने, उसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर फर्स्ट के हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम कुछ और अपने न्यूमेरिकल करते हैं। बाकी हम पिछली क्लास में कर आ चुके हैं ना, आज कुछ उसके बचे हुए हैं वे आज करते हैं। ये सारे के सारे PYQs है भाई, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इन्हें ध्यान से करते रहना, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये सारे के सारे आपके पहले आए हुए हैं, बोर्ड में वे वाले न्यूमेरिकल है, और आगे भी इन्हीं के बेस पर आने हैं आपके न्यूमेरिकल, है ना। बोर्ड पेपर में जो भी आप कहेंगे इन्हीं के बेस पर आपके आगे न्यूमेरिकल आने हैं, कि सिर्फ इनमें वैल्यू चेंज हो सकती है। वरना अगर आपने ये जितने मैं करा रहा हूँ, अगर आपने ये वाले न्यूमेरिकल लगा लिए ना, इसका मतलब आपने चैप्टर फर्स्ट के सारे न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, n की वैल्यू दी हुई है 1.5, ठीक है। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो n की वैल्यू दी हुई है हमें 1.5। जो हमें गिवन है सबसे पहले हमें वही लिखना है। स्टेप फर्स्ट हमारा रहता है कि जो हमें दिया हुआ है हम सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे कौन सा लग रहा है, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। n की वैल्यू दी हुई है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है, और हमें दिया हुआ है कि जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब आप इस प्रकार का कोई फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे, पढ़कर आए थे ना कि वायु में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल। पढ़कर आए थे ना कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या फॉर्मूला पढ़कर आए हो कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे अपॉन में प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और इधर हमारा रहता है अपवर्तनांक, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर अपनी वैल्यू रखेंगे। अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हमें फाइंड करनी है। ये प्रकाश की चाल हमें फाइंड करनी है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, प्रकाश की चाल इधर 1.5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 1.5। ये हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, इससे कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई इसकी चाल, ठीक है। क्या आ गई है? इसकी चाल। फटाफट आप इसे नोट करें, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने हम। अगला न्यूमेरिकल बोलता है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। क्या दिया हुआ है कि कांच का वायु के सापेक्ष अगला न्यूमेरिकल है हमारा पास वायु के सापेक्ष जल तथा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। क्रमशः 4/3 व 3/2 है, 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कर सकते हो अच्छे से। क्या है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है, यानी कि 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब जो जो हमें गिवन है इसमें आपको लिखेंगे सारे के सारे। सबसे पहले जो जो हमें इसमें दिया हुआ है सबसे पहले आपको वो लिखना है। इसमें क्या क्या गिवन है इसमें बच्चों? इसमें दिया हुआ है आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। क्या क्या गिवन है आपको इसके अंदर? इसके अंदर आपको दिया हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ये बच्चों आपको इसके अंदर दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। इसे लिखेंगे हम वायु के सापेक्ष जल, यानी कि ANW, वायु के सापेक्ष जल। ठीक है। और वायु के सापेक्ष कांच, यानी कि ANG। क्या क्या दिया हुआ है कि 4/3 है और अपना 3/2 है। फाइंड क्या करना है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। यहां क्या था कि वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष था उसे हमने शुरू में लिखा। यहाँ किसके सापेक्ष है? कांच के सापेक्ष। तो GNW किसका? जल का। ये हमें फाइंड करना है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अभी तक अपवर्तनांक वाले 2-3 न्यूमेरिकल आप लगा चुके हैं, क्या अब इसे आप कर लेंगे आगे या मैं कराऊं? बताओ बच्चों जल्दी, आप इसे कर लेंगे या मुझे कराना है? बताओ बच्चों। अरे यार बताओ, नहीं हो पाएगा। तो GNW निकलेगा आपका कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला है ये वाला उधर आता है, जैसे कि ऐसे ANW, ये वाला इधर आता है ANG, यानी कि जिसमें ये गिलास होगा वो नीचे, जिसमें वाटर होगा वो ऊपर। ANW हमारे पास है 4/3, ANG हमारे पास है 3/2, 8/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये आ गया हमारा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक और दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, जल और कांच। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है जल और कांच के अपवर्तनांक, जल और कांच के अपवर्तनांक, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.5 है। 1.35 एवं 1.5 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं, यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें करना है, बताइए आप मुझे।
इसमें दिया हुआ है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 है एंड 1.5 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक और आपको दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब बोला है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सारा का सारा खेल यही है इसमें। किस चीज में, इस वाली लाइन में है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि GNW ज्ञात करना है हमें। बोला है ना इसने कि कांच के सापेक्ष जल का, तो जल का कांच के सापेक्ष, पहले पढ़कर आए ना वायु के सापेक्ष, ऐसे तो कांच के सापेक्ष जल का, ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का। अब गिवन क्या है हमें गिवन है इसमें जल का और कांच के अपवर्तनांक 1.35 है। अच्छा, अब यहां से GNW में फाइंड करने की बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, जल और कांच के अपवर्तनांक हमें दिए हुए हैं। जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है बच्चों, 1.35, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक हमारे पास है इसमें 1.5, ठीक है। और हमें फाइंड करना है GNW। अब GNW का मतलब कि W वाली टर्म कहां पर आएगी और G वाली टर्म, आपको बताया था ना ट्रिक कि W वाली टर्म कहां पर आती है, G वाली टर्म जो होगी वो कहां पर आएगी, बताई थी ना। तो वही बताइए आप मुझे कैसे होगा, बताओ बच्चों। बताओ भाई, नहीं पता? इतनी बार बता दिया यार आपको। ANG बटे ANW, ये क्या है, जल और कांच के अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष है ना ये, तो वही तो कराया, वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष जल का, ये में दिया हुआ है। तो ANG हमारे पास कितना है, ANG यानी कि कांच वाला हमारे पास है 1.35 और 1 पॉइंट, ओह ANG, हाँ ठीक तो है ना कि 1.35, और एक हमारे पास है, बच्चों में कुछ गलत हो रहा है क्या, देखना। GNW ठीक है, ANG हमें दिया हुआ है और ANW हमें दिया हुआ है। ANG हमें गिवन है, ANW हमें गिवन है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक, हाँ ठीक तो है यार, कांच का अपवर्तनांक तो 1.5 है ना, 1.50। ANW यानी कि जल का अपवर्तनांक 1.35 है। यहां से आप इसे सोल्व करें तो 1.11 करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप फटाफट नोट करिए, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने हम। नोट करिए बच्चों, अभी जल्दी अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। न्यूमेरिकल क्लास आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चली रही है। जहां पर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जरूर पूछिएगा, एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। अब बच्चों करते हैं अपने लेंस वाले न्यूमेरिकल करते हैं अपने। लेंस वाला न्यूमेरिकल बोलते हैं हमारा पहला कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल कि हमें देखना है कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप होगा, एक तो हमने बताया था कि हमें लेंस जो जो हमें दिया हुआ है हम वो लिखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें लेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको इन्हें साइन देने हैं कि साइन हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। फोकस दूरी दी हुई है और हमें वस्तु की दूरी दी हुई है। अब लेंस कौन सा हमारे पास, अवतल लेंस है और या उत्तल लेंस है, ये हमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने इन्हें साइन क्या होंगे दे पाएंगे, कि पॉजिटिव देना है कि माइनस देना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि हमें फोकस दूरी दी हुई है और हमें दी हुई है वस्तु की दूरी। फोकस दूरी दी हुई है और वस्तु की दूरी दी हुई है। अच्छा, फोकस दूरी कितनी दी हुई है बच्चों आपको इसमें? फोकस दूरी दी हुई है आपको 30 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि माइनस की लेंगे या प्लस की। अब अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस की ली जाएगी और वस्तु की दूरी आपको बताया था कि वस्तु की दूरी हमेशा आपको माइनस की लेनी है। अब लेंस का सूत्र लगेगा इसमें, लेंस का सूत्र बोलता है कि सर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस यहाँ पर इसमें माइनस आ जाता है और दर्पण वाले में पॉजिटिव था, इतना अंतर है बस इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा और उसमें क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव था। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -30 1/v माइनस u, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/v प्लस 1/15। अब प्लस वाली वैल्यू इधर आकर हो जाएगी माइनस, तो माइनस के 1/30 माइनस के 1/15, ये हो गया हमारी 1/v। ठीक है, अब 30 और 15 का एलसीएम हमारे पास आ गया 30 -1 -2 -3/30 10 माइनस के 1/10। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 1/v की। 1/v की वैल्यू आई हमारे पास माइनस के 1/10 माइनस के 1/10। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब आ गई v की वैल्यू आपकी माइनस के 10, कितनी आ गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की आप बताओगे, प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस था, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति आ गई माइनस की, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये आप अपना न्यूमेरिकल नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं हम। फिर आगे की ओर चलते हैं बच्चों अपने, आप फटाफट इसे नोट करिएगा, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो बच्चों आपके सामने एक और न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है। न्यूमेरिकल बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस से कितना दूर रखना होगा। ठीक है, उत्तल लेंस है, सबसे पहले उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये तो आपने पता लगा लिया। अब आप कहेंगे सर इसमें और कुछ तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों उसका भी समाधान है हमारे पास, क्या कि किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को, किसी वस्तु के 2 गुने, जो आपको दिया हुआ है 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को, जहां पर भी आपको इस तरह दिखे कि 2 गुने 3 गुने 1 गुना, है ना, इस तरह जहां भी आपको दिखे, तो इसका मतलब आपको तुरंत एकदम से समझ जाना है कि सर ये तो हमें आवर्धन का मान दिया हुआ है, किसका, आवर्धन, यानी कि m का मान दिया हुआ है। दूसरी बात, अब लेंस कौन सा है, उत्तल, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है।
आवर्धन में जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो आवर्धन का मान निगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो m की वैल्यू आएगी -2। m की वैल्यू में दी हुई है -2, ठीक है। अब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी लिखते हैं बच्चों? आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि अवतल और उत्तल आपने शायद चिन्ह परिपाटी याद नहीं की है ना, आपने चिन्ह परिपाटी याद नहीं की ना। मैं आपको बोल रहा था पहले से कि आप याद कर ले, पर आप याद नहीं करते, अब क्या करें बताओ। चलो खैर छोड़ो। अब उत्तल लेंस है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है 50 के सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर है क्या, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि 2 गुना। आपको एकदम आपका दिमाग वहीं पर अटैक करना चाहिए कि सर अगर 2 गुना 3 गुना बताया था सर ने, तो उसका मतलब m की वैल्यू दी हुई है। अब लेंस कौन सा है? उत्तल, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि m की वैल्यू निगेटिव होगी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। और m होता है v/u लेंस के लिए, तो ये हो जाएगी यहां से v बराबर -2u। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, हमारे पास फोकस दूरी आ गई। अब यहाँ पे हमें u की वैल्यू में नहीं पता ना, ठीक है। अब हमें यही तो फाइंड करना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितना दूर रखना होगा, किसी वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना होगा। अब लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र बोलता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये तो बोलता है ना आपको, ये आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि u हमें फाइंड करना है इसमें। अब तो 1/f बराबर f की वैल्यू 50 है हमारे पास, और 1/v, v की वैल्यू है -2u और -u, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि ये माइनस का 1/u इधर आकर हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा -2u। ओहो, ऐसा ना करते हुए इसको हम करते हैं, चलो इसको ऐसे नहीं करते, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2u, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास कैसे करें यार, आपको आसान तरीके से कराते हैं। और ये माइनस के, ये कितनी बार चलेगा इसमें? 2 बार, 2 1/50, यहां से बन गया आपके पास ये -3/2u। देखना कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है इसमें, देखना बच्चों, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना, देखना ब्रो। ये हो गया अब हमारे पास 1/50 बराबर -3/2u। ये 2u इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 5 या 15 150, u बराबर -150/2, 2 सत्ते 14, 2 बंदे 10, तो u की वैल्यू आ गई -75। ये आ गई आपकी u की वैल्यू, ठीक है। कितनी दूर रखना होगा? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, ठीक है। समझ में इसमें क्या हुआ? इसमें दिया था कि वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, अब आपको एकदम अटैक करना आपका दिमाग की वस्तु को 2 गुना मतलब m का मान हमें दिया हुआ है। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि m का मान माइनस का होगा, m का मान -2 है। m का हमारे पास फॉर्मूला था v/u लेंस के लिए, वो हमने यहाँ रख दिया, तो -2 बराबर v/u, तो u इधर गया, तो ये हो गया v बराबर -2u। f हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, u हमें फाइंड करना है। हमारे पास लेंस सूत्र बोलता है, लेंस सूत्र बोलता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/50 बराबर 1/-2u माइनस 1/u, ठीक है। अब इसका एलसीएम आएगा 2u, 2u बन जा 2u, 1 को यहाँ पर करेंगे -1, u से करेंगे 2u, 2 बार चलेगा, 2 बार यहाँ पर -2, तो -3/2u, तो 1/50 बराबर -3/2u। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, तो क्या होगा कि 2u इधर आ जाएगा, और 50 की जब इसमें करेंगे तो 150 -150,
तो u बराबर -150/2, तो यह आ जाएगा 75, u की वैल्यू माइनस के 75। अब वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में आती है, देखो हमारी माइनस में, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। अगर आपसे यहाँ पे प्रतिबिंब की पूछ लेता, अगर आपसे यहाँ प्रतिबिंब के लिए भी पूछ ले, तो अगर u की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, इसमें पुट इसे मान लिया 1, अगर मैं इसे पुट इन 1 कर दूँ तो v की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 75 को जब यहाँ पर रख दूंगा तो v की वैल्यू भी आ जाएगी ना। आगे आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे खुद शर्म से। अब अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने। अगला न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का वस्तु के आकार का वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, 1/3 गुना बनता है, 1/3 गुना बनता है। वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। सबसे पहले अब आप मुझे इसमें बताएंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले अब आप इसमें मुझे बताएंगे कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है, जल्दी बताओ बच्चों। एक तो हमारे पास उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी है। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो प्लस में ली जाएगी, ठीक है। और एक हमें दिया हुआ है कि जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। सर ये आपने एकदम बताया था कि अगर जहां पर भी हो तो इसका मतलब m का मान है, तो बिल्कुल करेक्ट, ये m का मान है 1/3, ठीक है। m का मान हो गया 1/3 और पूछा है कि वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। बच्चों क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वस्तु से दर्पण की दूरी क्या, तो या दर्पण से वस्तु की दूरी क्या, तो बात तो एक है ना। यानी कि u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसमें f की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर और प्लस के लिए है क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और आपको m की वैल्यू दी हुई है 1/3, यानी कि v m के फॉर्मूला होता है v/u, v/u होता है ना, v/u। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, v/u होता है। यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहां से v बराबर आ गया हमारे पास u/3, v की वैल्यू आ गई u/3, f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। लेंस का सूत्र बोलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 20, 1/v, v की वैल्यू है u/3, तो 1/v की वैल्यू है u/3, डायरेक्ट मत रख देना यहाँ पर u/3, ये हमारे पास v की वैल्यू है u/3, तो यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 3/u और माइनस 1/u। अब आगे सोल्व कर लेंगे, खुद या कराऊं यार, आगे कर लेना, सारी मेहनत मेरे से कराओगे क्या। कर लोगे बच्चों से आगे, बताओ भाई जल्दी कर लोगे। अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने, इसे आगे आप खुद करेंगे सेल्फ, आगे आप इसे खुद करेंगे, ठीक है।
अपने आगे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा अगला न्यूमेरिकल बोलता है कि किसी लेंस की अक्षमता -5 डायोप्टर है। किसी लेंस की अक्षमता -5 डायोप्टर है। -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो लेंस किस प्रकार का है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, ठीक है। तो बच्चों आपके इसके अंदर दिया हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मतलब P पढ़ाकर आए थे ना, P सामर्थ्य सूर्य, और लेंस की क्षमता आपको पढ़ाकर आए थे डायोप्टर यानी कि P से डिनोट करते थे, जिसको हम नहीं समझे यार, पिछले लेक्चर देखना आप हमारे, समझ जाओगे। तो इसमें दिया हुआ है किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो लेंस किस प्रकार का है। तो यानी कि P की वैल्यू दी है -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। क्या दिया हुआ बच्चों इसमें? हमें दिया हुआ है P की वैल्यू -5 डायोप्टर, ठीक है। और आप P का फॉर्मूला पढ़ कर आए थे, P = 1/f मीटर में, कुछ इस प्रकार का पढ़ कर आए थे आप। अब हमें फाइंड करनी है फोकस दूरी, तो F बराबर 1/p, ठीक है। अब F बराबर 1/p यानी कि -5, 1/5 का मतलब है, 1/5 का मतलब क्या है बच्चों, बताओ यार जल्दी। 1/5 का मतलब है 0.5, नहीं 0.2 माइनस का, ठीक है। एक बार और देखेंगे, P यानी कि डायोप्टर दिया हुआ अक्षमता दी है P बराबर -5 डायोप्टर, P बराबर 1/f यानी कि मीटर में, ये हमारा फॉर्मूला था इसका P का। तो F बराबर 1/p, F बराबर 1/p यानी कि -5, यहां से आएगा -0.2, ये आ गई आपकी फोकस दूरी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा आगे कि लेंस किस प्रकार का होगा, F की वैल्यू कितनी है, -0.2 मीटर में आई है ना। अब F की वैल्यू आपकी आई माइनस में, यानी फोकस दूरी माइनस में आई, इसका मतलब है फोकस दूरी तो सर माइनस की तब होगी जब हमारे पास अवतल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो यानी कि लेंस होगा अवतल लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस की अवतल लेंस में ही होती है, अवतल लेंस में नहीं होती। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। अगर मैं इसे -2 डायोप्टर कर दूं, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है, ये आप बच्चों खुद से करेंगे घर से, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे घर से। अगला करते हैं अपना एक और लास्ट न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशित केंद्र से एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर
प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखावर्धन ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको इसके अंदर सबसे पहले देखना है गिवन क्या है और लेंस कौन सा है। लेंस हमारा उत्तल है और मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु। ये जो बच्चों आपको दिया हुआ है ना कि मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से दूरी पर स्थित वस्तु है ना, वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी दूरी पर दूसरी ओर बनता है। तो जो आपको दिया हुआ है कि प्रकाशिक केंद्र से दूरी पर स्थित, ये सब आपको इसमें कह दो कि कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका यूज इतना इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चा इससे कंफ्यूज होगा और बोर्ड में अपना नंबर खो बैठेगा। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको समझाएंगे कि एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। अब बच्चों अब आपको इसमें दिया क्या है कि एक तो उत्तल लेंस है हमारे पास। बच्चों आपको गिवन किया गया है इसमें कि एक तो उत्तल लेंस है सर हमारे पास और प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यानी कि एक तो में वस्तु की दूरी दी हुई है 36 सेंटीमीटर, माइनस के लिए जाएगी, और एक हमें दिया हुआ है v की वैल्यू इसमें गिवन है हमारे पास क्या, 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि v प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। यानी कि जितनी दूर हमारी वस्तु रखी है ना उतनी ही दूर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर। अब एक प्लस आएगी माइनस, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमारी प्लस होती है। ठीक है। अब एक पूछे लेंस की फोकस दूरी तथा रेखावर्धन ज्ञात करना है। फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप फोकस दूरी के लिए। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आपकी यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से f की वैल्यू आने के बाद आपको आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन ज्ञात करने के लिए आप m बराबर माइनस v/u का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर पाएंगे। ठीक है। आवर्धन ज्ञात करना है ना आपको, आवर्धन, इसके बाद आपको आवर्धन फाइंड करना है यानी कि m की वैल्यू। f निकालने के बाद आप आवर्धन ज्ञात करेंगे v/u वाले फॉर्मूले से। ठीक है। और बाकी तो आप होशियार है, बाकी आप खुद कर लेंगे से। और शायद आज हमारा जो चैप्टर 1 के PYQs थे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, वे सारे के सारे आज हमने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों। यानी कि हमारे जो भी थे ना अपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो भी थे और PYQ कह दो, यानी कि जो हमारे पहले बोर्ड में आ चुके हैं वे वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए। कोई अगर एक आधा रह भी गया हो तो उसको देखते हैं, बताते हैं, वैसे मुश्किल ही रहा होगा। और हाँ इसमें आप एक चीज और कर लियो कि इसमें एक चीज और आती है पेपर में कि आपको जैसे ये वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आगे रहता है कि चित्र भी बनाइए, है ना, यानी कि चित्र से प्रदर्शित कीजिए। तो आप चित्र भी बना सकते हैं। चित्र से आएगा ना कि उसका मतलब बहुत रेयर चांस है कि वो आपके पेपर में है, मतलब बहुत कम चांस है। लेकिन अगर आ भी जाता है कि चित्र से बनाए तो उसको आप आसानी से बना लेंगे। उसका एक आधा न्यूमेरिकल आप जरूर लगा लें। वो हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं आपके पास, वो आप खुद से लगा कर देख ले, नहीं होगा तो आप हमें बताइएगा। ठीक है।
बाकी आपके सारे के सारे हमने कराई दिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। और जो न्यूमेरिकल होंगे अगले चैप्टर के हमारे वैद्युत वाले के, उसकी एक और वीडियो लेकर आएंगे। एक और वीडियो आने के बाद फिर देखते हैं आपको नंबर लाने से कौन रोकता है बोर्ड में। ठीक है बच्चों, इसको आप खुद करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि चित्र वाला भी आप खुद कर कर देखेंगे। और हाँ, इनसे अलग भी आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार एक आध न्यूमेरिकल तो आप लगा ही सकते हो घर पर। ठीक है, तो साथ के साथ इसके आप लगाते रहना। ओके बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं।